दोस्तों नमस्कार। मैं हूं बलराम पांडे और जीएस सब कोचिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के सेशन में हम जिस टॉपिक पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक केवल ये है कि जब कभी भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जब चुनाव परिणाम सामने आता है और सरकार के गठन की बात आती है तो उसके पहले आप एक चीज थोड़ा देखते हैं कि जो सदन का अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी जिसको हम लोग स्पीकर कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, दोनों के अध्यक्ष को हम लोग अंग्रेजी में केवल स्पीकर कहते हैं। अब बात यह है कि स्पीकर का जो पद है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है कि गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दल, यानी जो सरकार बनाने जा रहे होते हैं, वो सारे लोग यही चाहते हैं, हर राजनीतिक दल यही चाहता है कि ये पद केवल हमारे पास हो। आज इसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर का चुनाव कैसे किया जाता है, उस चुनाव के विषय में आप लोग जानते हैं कि उसकी प्रक्रिया ये होती है कि जब चुनाव परिणाम निर्वाचन आयोग घोषित कर देता है, यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जब कभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव परिणाम घोषित कर देता है तो चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के बाद जिस भी पार्टी या राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है, यानी आधे से ज्यादा, आधे से एक ज्यादा कह लें, 50% + 1, वही लोग सरकार का गठन करते हैं। सरकार से मेरा मतलब यहाँ पे मंत्रिपरिषद के गठन से है। अब होता ये है कि जब चुनाव परिणाम सामने आ जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया आप ये देखते हैं कि उसमें ये होता है कि जो लोग नवनिर्वाचित जो सदस्य चुन के आए हैं, यानी न्यूली इलेक्टेड मेंबर जो हैं लोकसभा के या विधानसभा के, उन्हीं लोगों में से जितने भी लोग चुनाव जीत के आएंगे उसी में से किसी एक आदमी को, जो मोस्ट सीनियर कैंडिडेट होगा एक्सपीरियंस के आधार पे, उसी आदमी को स्पीकर बनाया जाता है। स्पीकर का काम क्या होता है वो आप जानते हैं कि स्पीकर का काम केवल इतना होता है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन के सदस्यता की शपथ दिला देता है। यहाँ पे मित्रों ये ध्यान में रखिएगा, शब्दों की थोड़ा बाजीगरी है कि जब कभी सदस्यता दिलाने की बात आती है तो हमने किसी सेशन में एक बार आपसे शायद जिक्र किया था कि जब सदस्यता दिलाने की बात आएगी तो सदस्यता किसकी किसकी होगी, सदस्यता यानी मेंबरशिप, तो सदस्यता किसकी किसकी होगी, इस विषय पे हमने एक सेशन किया है जिसमें हमने आपसे जिक्र किया था कि सदस्यता पार्टी की भी होती है, सदस्यता सदन की भी होती है, सदन यानी हाउस, और सदस्यता मंत्रिपरिषद की भी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी। इसका मतलब क्या हुआ, सदस्यता की बात आई तो 3 चीज की सदस्यता हुई, एक पार्टी की सदस्यता, एक सदन की सदस्यता और एक मंत्रिपरिषद की सदस्यता। यहां पे चर्चा हम किस बात की करने जा रहे हैं कि बात हो रही है स्पीकर की, और स्पीकर क्या है, वो पार्टी या मंत्रिपरिषद का की सदस्यता की शपथ नहीं ले रहा है, वो शपथ किस बात की ले रहा है, सदन की। चर्चा हम आपसे क्या कर रहे थे, जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर हैं, वो चाहे लोकसभा के हों या चाहे विधानसभा के हों, उसमें जो मोस्ट सीनियर कैंडिडेट होता है एक्सपीरियंस के आधार पे, उन्हीं लोगों को स्पीकर का पद दिला दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आदमी क्या बनेगा, लोकसभा अध्यक्ष बनेगा या फिर विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। चर्चा का विषय क्या है कि हर राजनीतिक दल, यानी जो लोग सरकार का गठन करने जा रहे हैं, जो मंत्रिपरिषद का गठन करने जा रहे हैं, वो सारे सहयोगी दल क्यों ये चाहते हैं कि स्पीकर का पद उनके पास हो। तो मित्रों, बहुत सीधी सी चीज है, एक लाइन में इसका सीधा सा जवाब है कि स्पीकर को संविधान की तरफ से जो शक्तियां प्रदान की गई हैं, स्पीकर को संविधान की तरफ से जो शक्तियां, यानी जो उसको पावर दी गई है, वही शक्तियां स्पीकर को सदन में सदन का बादशाह बना देती हैं। आसान भाषा में कहें तो जब सदन की कार्यवाही चलती है मित्रों, तो सदन के अंदर अगर भारत का प्रधानमंत्री भी अगर कुछ बोलना चाहता है तो बिना स्पीकर के परमिशन के नहीं बोल सकता वो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। स्पीकर को बहुत सारी शक्तियां हमारे संविधान में प्रदान की गई हैं, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सदन के अंदर इसकी बादशाहत को कायम कर देती हैं। वो शक्तियां कौन कौन सी हैं, उसी विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यानी अब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आते हैं सीधे मुद्दे पे। देखिए मित्रों, पहली बात तो यही
कि चूंकि सदन विधायन का काम जो होता है यानी लेजिस्लेशन का काम, कानून बनाने का जो काम होता है वो सदन के ही अंदर चलता है। सीधी सी बात है, जब सदन के अंदर कार्यवाही चलेगी तो इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ कि उसकी एक जो बहुत सामान्य और सरल सी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के ऊपर हम थोड़ा सा एक बार संक्षेप में प्रकाश डाल देते हैं ताकि वो बात आप आसानी से समझ सकें। देखें, जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है लेजिस्लेशन की, विधि निर्माण या यूं कह लें विधायन, लेजिस्लेशन, जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कुछ इस तरीके से चलती है। देखिए मित्रों, विधि निर्माण, विधायन या लेजिस्लेशन, पॉलिसी मेकिंग कहें या लेजिस्लेशन कहें, बहुत आसान भाषा में कानून बनाने की प्रक्रिया कहें। हमने आपसे कहा हमारा चर्चा का विषय क्या है कि सदन के अंदर स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। हमने आपसे कहा जब कानून बनाने की प्रक्रिया चलेगी तो वो कहाँ पे चलेगी, तो मित्रों आप ये जानते हैं वो सदन यानी हाउस में चलेगी। अगर वो हाउस में चलेगी, सदन में चलेगी, तो सदन कितने तरीके के होंगे? दो, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन यानी लोअर हाउस और अपर हाउस। निम्न सदन में लोकसभा और विधानसभा और उच्च सदन में राज्यसभा और विधान परिषदें यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल शामिल होती है। बात क्या है? प्रस्ताव यानी अगर मान लें किसी विषय पर कानून बनाना है तो उससे संबंधित जो प्रपोजल है या जो प्रस्ताव है वो लाया इसी सदन में जाता है। अब अगर आप जरा सोचें, कोई प्रस्ताव सदन में लाया गया, इसमें से किसी भी एक सदन में अगर मान लें पार्लियामेंट में कानून बनाया जा रहा है तो सीधी सी बात है, बात का पार्लियामेंट की होगी तो लोकसभा और राज्यसभा की होगी। अगर मान लो राज्य विधानसभा मंडल है, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो विधानसभा और विधान परिषद की होगी। अब बात किसकी आ रही?
बात इस बात की आ रही है कि प्रस्ताव यानी प्रपोजल लाएंगे सदन में, चाहे निम्न सदन में लाएं चाहे उच्च सदन में लाएं। जब प्रस्ताव को सदन की मंजूरी मिल जाती है, सदन उसको पास कर देता है, तो वही प्रस्ताव विधेयक बन जाता है, यानी बिल बन जाता है। अब ये जरूरी नहीं है, आप जरा सोचिए कोई प्रस्ताव लाया गया, तो हमारे यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था ये कह रही है कि अगर उस प्रस्ताव को दोनों सदन पास कर दें तो भी, और मान लें केवल एक सदन भी पास कर रहा है तो भी वो प्रस्ताव विधेयक कहलाएगा। यानी प्रस्ताव यानी प्रपोजल है, विधेयक क्या है? ये बिल है। बिल का मतलब, एक लाइन का मतलब क्या हुआ? विधेयक का मतलब क्या हुआ? जब प्रस्ताव को विधायिका की मंजूरी मिल जाए तो वही विधेयक है। प्रस्ताव यानी प्रपोजल, विधायिका मतलब लेजिस्लेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रपोजल लेजिस्लेचर में लाया गया, लेजिस्लेचर ने उसको पास किया, वो क्या बन गया? विधेयक, बिल बन गया। अब उसी विधेयक को हम कहाँ पे भेजते हैं? साइन करने के लिए, उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। केंद्र की तरफ से तो राष्ट्रपति, और राज्य की बात हो रही है तो राज्यपाल। जैसे ही उस विधेयक पर राष्ट्रपति या राज्यपाल साइन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वो अधिनियम है। ये चीज क्या हो गई? ये एक्ट हो गया। ये क्या है? ये आपका बिल हो गया। और ये क्या है? ये आपने लिखा, ये प्रपोजल है। आपके दिमाग में एक बात थोड़ी सी आ रही होगी कि ये प्रपोजल क्या होता है। बहुत आसान भाषा में इस बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए मित्रों, होता ये है कि अपने यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। दुनिया में जितनी भी शासन प्रणालियां हैं, उसमें जो सबसे बेहतरीन शासन प्रणाली मानी जाती है वो लोकतंत्र को माना जाता है। अब आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में बहुत सारी कमियां हैं। नो डाउट, लोकतंत्र में कमियां हैं, लेकिन अपनी तमाम सीमाओं, अपनी लिमिटेशन के बावजूद सारी शासन प्रणालियों में जो सबसे बेहतरीन शासन प्रणाली मानी जा रही है वो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी है। दुनिया के सारे देश, कुछ को अगर आप छोड़ दें तो हर देश लोकतंत्र की ही बात करता है। और दुनिया के कुछ ऐसे भी देश हैं, अमीर देश हैं, जो ये मान के चलते हैं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े ठेकेदार वही हैं। अब विषय हमारा क्या है कि अगर लोकतंत्र है तो सीधी सी बात है कि लोकतंत्र में जो आप एक उसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं, जैसा कि इब्राहिम लिंकन साहब ने दिया था कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, तो आप क्या कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। इसका मतलब क्या हुआ? एक लाइन में कि जनता ही सर्वोपरि है, उससे बड़ा कोई नहीं है। अब विषय क्या है कि अगर जनता ही सब कुछ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप क्या हैं कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधि हैं तो जब चुनाव लड़ा जाएगा तो चुनाव इन्हीं दोनों सदनों में से किसी एक सदन का होगा। एक सदन का चुनाव होगा। आप जरा सोचिए, आप उस सदन के लिए चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, इसका मतलब वह जनता ने आपको अपना प्रतिनिधि बना लिया। अब विषय यहाँ पे क्या है, जरा उसको इस तरीके से समझें। देखिए मित्रों, होता यह है कि चाहे हम किसी विधायक यानी MLA या MLC के लिए वोट डालें, या फिर किसी सांसद के लिए वोट डालें जो कि लोकसभा या राज्यसभा में चुन के जाते हैं, जब किसी भी व्यक्ति को हम चुनाव में जिता के सदन में भेज देते हैं तो उस व्यक्ति के कंधे पर दो जिम्मेदारी एक साथ होती है। बात को थोड़ा हो सके तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। बात क्या है, आप जरा सोचें कि आप कोई चुनाव लड़के आप चुनाव जीत गए। आप कल्पना करें थोड़ी देर के लिए, आप विधायक बन गए या आप सांसद बन गए। अब आप जब सांसद बन जाएंगे तो इसका मतलब आप जनप्रतिनिधि हैं। अब जनप्रतिनिधि होने के नाते जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि आपके कंधे पे दो बड़ी जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एक, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसीलिए जनता ने चूंकि आपको चुन के सदन में भेजा है, जनता ने आपको इस लायक बनाया है कि आप यहाँ पे जाके इनकी शोभा बढ़ाएं, आप इसमें बैठें। तो इसका मतलब क्या हुआ, जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता की समस्याओं को सुनेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो नो डाउट जनता आपको प्यार देगी और जब जब चुनाव की बात आएगी आपको बटन दबा के सदन में भेजने का काम करेगी। तो जनप्रतिनिधि है तो जनता के बीच में जाना, समस्याओं को सुनना, और समस्याओं को सुनना ही नहीं उनका समाधान करना जनप्रतिनिधि होने के नाते ये एक सांसद या विधायक का पहला काम है, जो कि ये उनके एक कंधे पे है। अब चूंकि जिन्होंने, जनता ने आपको भेजा है तो जनप्रतिनिधि थे तो आप जनता के बीच में गए, जनता की समस्याओं को सुने, आप उनका समाधान किए,
तो इसका मतलब क्या हुआ, जनता आपसे खुश हो गई, लेकिन आपके दूसरे कंधे पे जिम्मेदारी क्या है, जनता ने जहां पर आपको भेजा है, ये जो आपने लिखा है ना सदन, जो हाउस, ये क्या है, ये विधायिका का हिस्सा है, लेजिस्लेचर, यानी यहां कानून बन रहा है। और विधायिका का काम क्या है, ये कानून बनाती है, पॉलिसी मेकिंग करती है, लेजिस्लेशन करती है। इसका एक लाइन का मतलब क्या हुआ, जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं का समाधान करना आपकी एक जिम्मेदारी है, तो दूसरे कंधे पे आपकी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि चूंकि जनता ने आपको जहां भेजा है वो क्या है, वो विधायिका है। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। और अगर कानून बनाती है तो किसके लिए कानून बनाएगी, सीधी सी बात है, जनता के लिए कानून बनाएगी। तो विधायिका का सदस्य होने के नाते आपके दूसरे कंधे पे जिम्मेदारी क्या है कि आप जिस सदन में चुन के भेजे गए हैं, उस सदन में जब सत्र चलेगा, जब सत्र के दौरान मीटिंग बुलाई जाएगी, तो सदन, वहां पे सत्र के दौरान आप उपस्थित रहेंगे और जनता के भलाई के लिए, देश के कल्याण के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं, जो लेजिस्लेशन किया जा रहा है, उस कानून बनाने की प्रक्रिया में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाते रहेंगे। क्योंकि आप विधायिका में बैठ के विधायन का कार्य करते हैं, विधायिका में बैठकर विधायन का काम करते हैं, इसीलिए आप विधायक कहलाते हैं। विधायक क्यों कहलाते हैं, इसलिए कि आप किसके सदस्य हैं, विधायिका के। और विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना होता है। इसीलिए मित्रों, कई बार जब हम लोग पिक्चर देखते हैं तो वहां पे जो खलनायक होता है, यानी जिसको आप विलेन कहते हैं, वो बताता नहीं है, डायलॉग नहीं मारता वो कभी कभी कि हम लोग कानून बनाते हैं, कानून बनाना भी जानते हैं और कानून तोड़ना भी जानते हैं। तो मित्रों, यहाँ पे हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, एक सांसद या एक विधायक जो कि विधायिका का सदस्य है, उसके कंधे पे दो काम होता है। एक, पहला, जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जनता की समस्याओं को सुने, जनता के बीच में जाए, जनता की समस्याओं को सुने और उस समस्या को सुनने के बाद उसका समाधान करिए, उसका पहला काम है। अगर आप उसकी समस्याओं को सुनेंगे और समाधान करेंगे, तब आप एक बार नहीं 10 बार लोकसभा का चुनाव जीत के आएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन एक बार चुनाव जीत लिया और दोबारा उसकी जनता के बीच में नहीं गए, तो दोबारा आपको वोट के लाले पड़ जाएंगे। इस बात में ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे देर आपने रिसेंटली देखा होगा, 1952 में अपने यहाँ लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था और 1952 में ही अपने यहाँ राज्यसभा का गठन किया गया था। 1952 से लेकर के अगर आप 2024 तक चले जाएं, यानी आप ये कह सकते हैं कि जुलाई 2024 तक चले आए, तो मित्रों आप एक चीज पाएंगे, आज तक लोकसभा का सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड जिस व्यक्ति के नाम है, जिनके नाम से है, उनका नाम है इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता, ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, ये 11 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। और गुप्ता जी पश्चिम बंगाल राज्य से आते हैं, वेस्ट बंगाल से, और ये वामपंथी नेता हैं, ये लेफ्ट पार्टी के नेता रहे हैं। इनके नाम से रिकॉर्ड है, लोकसभा का 11 बार चुनाव जीते हैं। अगर आप इसके बाद अगर देखेंगे तो जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो 10 बार चुनाव जीते थे। कमलनाथ राय जी हैं, कांग्रेस के, मध्य प्रदेश से आते हैं, 9 बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। इस तरीके से इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इतनी बार लोकसभा का चुनाव जीत के जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप जहां से चुनाव लड़ते हैं, वहां की जनता आपके ऊपर अपना जान न्यौछावर कर देती है। तो जनता ऐसे नहीं आपके ऊपर प्यार लुटाती, प्यार इसलिए लुटाती है कि आप जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, इसलिए जनता आपको प्यार देती है। तो एक लाइन का मतलब क्या हुआ, जनप्रतिनिधि हैं। और दूसरा आपके ऊपर काम क्या आ गया, जनता ने जहां पे आपको बेचा है वो सदन है, और सदन का काम क्या होता है, वो सदन क्या है, वो विधायिका का हिस्सा है, लेजिस्लेचर का हिस्सा है। विधायिका काम कानून बनाती है, और ये जो दोनों सदन है, इसी विधायिका का अभिन्न हिस्सा है। जब भी कोई कानून बनाया जाएगा, जब भी कभी कोई लेजिस्लेशन किया जाएगा, तो मित्रों हमेशा ध्यान में रखें, उस प्रक्रिया की शुरुआत, वो जो प्रोसीजर शुरू होगा, वो शुरू होगा इसी सदन में ही। अब मतलब क्या हुआ, सदन में शुरू होगा, तो इसका मतलब शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होगी प्रस्ताव के रूप में, एक प्रपोजल के रूप में। अब आपके दिमाग में आएगा प्रपोजल क्या है, चलें समझाते हैं आपको। मित्रों जरा सोचें कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, आप सांसद या विधायक हैं, आप सदन में चुन के गए। अब किसी विषय पे कानून बनाया जाना है,
आप जरा सोचिए, थोड़ी देर के लिए एक विषय महसूस किया गया कि भारत में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इस तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की जो रफ्तार है, जो उसकी गति है, उसको थोड़ा रोकने की जरूरत है। इसका मतलब क्या हुआ? जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानून बनाया जाए। अब आप जरा सोचिए कि आप लोकसभा के सदस्य हैं या आप राज्यसभा के सदस्य हैं या विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हैं। आप सदन की कार्यवाही में बैठे हुए हैं। अब वहां पे इस बात पर विचार किया जा रहा है कि हमको जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कानून बनाना है। क्लियर? अब जब जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर कानून बनाना है तो इसका मतलब सदन के सदस्यों से उनकी राय मांगी जाएगी। आप इसको इस तरीके से समझें, जैसे मान लें एक बच्चा किसी क्लास में एडमिशन लेता है, किसी कॉलेज या कोचिंग में एडमिशन लेता है। क्लास आपके यहाँ चल रही है, टीचर आपके यहाँ आता है और आपको ये बताता है कि भैया ऐसा करिए कि आज आप लोग एक निबंध यानी एक ऐसे राइटिंग करिए और हमारा जो विषय है वो विषय ये है कि जनसंख्या को नियंत्रण के रोकने के उपाय। क्लियर? इसका मतलब हुआ गुरुजी ने आपको एक टॉपिक दिया कि जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के विषय में आप 5-10 सुझाव दें। अब पता लगा आपकी क्लास में 150 बच्चे बैठे हुए। सीधी सी बात है, अगर बहुत ईमानदारी से हर बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके लिखेंगे तो कुछ पॉइंट जोड़ेंगे कि भाई ये किया जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे उस टॉपिक पे यानी पॉपुलेशन न बढ़े, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, जैसे आपने कुछ सुझाव दिया कि ये अगर कर दिया जाए तो पॉपुलेशन को रोका जा सकता है, जैसे आपने कुछ सुझाव दिया कि ऐसे राइटिंग में कि पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए आपने कुछ सुझाव दिया, उसी तरीके से जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं जब वो सदन की कार्यवाही में भाग लेते हैं तो वो लोग भी क्या करते हैं कि जब किसी विषय पे कानून बनाने की बात आती है तो उसी विषय पे अपनी तरफ से कुछ सुझाव देते हैं। जो सुझाव दिया जा रहा है, जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा सदन में कानून बनाने के विषय पर जो सुझाव दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, उसी को हम लोग प्रपोजल कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपने कुछ सुझाव दिया गया। जब आप सुझाव देंगे तो इसका मतलब उस दिए गए सुझाव को जब हम पॉइंट वाइज एक जगह लिख लेंगे तो उसी को नाम दे दिया जाएगा कि ये प्रपोजल है। अब वो प्रस्ताव कहाँ पे लाया जा रहा है? आपको पहले से बताया गया, सदन में लाया गया है। अगर उस प्रस्ताव को सदन पास कर दे, चाहे दोनों सदन पास कर दे यानी दोनों हाउस पास कर दे या एक सदन पास कर दे, तो वही प्रस्ताव जो स्वरूप ग्रहण कर लेता है उसी को हम लोग विधेयक या बिल कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि उसी विधेयक को हम लोग साइन करने के लिए प्रेसिडेंट के पास या राज्यपाल के पास भेजते हैं। जैसे ही उस विधेयक पर राष्ट्रपति या राज्यपाल साइन करते हैं वही विधेयक हमारा अधिनियम बन जाता है। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। आप जरा सोचिए, अगर आपको याद आ रहा हो जब अपने यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तो उसी समय एक महिलाओं को आरक्षण देने के लिए एक विधेयक सदन में लाया गया था जिसको हम लोग कहते हैं महिला आरक्षण विधेयक। बात काफी पुरानी है, लगभग सन 2008 की बात है ये। तो इसकी शुरुआत कैसी हुई होगी, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। विषय वस्तु क्या थी, कंटेंट क्या था कि सदन में यानी हाउस पे, वो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो या यूं कहने के चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी। तो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए इसके लिए पहले प्रपोजल लाया गया 2008 में। कहां पर? संसद में। इसकी जो शुरुआत हुई थी मित्रों वो राज्यसभा से हुई थी। क्यों हुई थी फिर कभी चर्चा कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले प्रस्ताव लाया गया कहां पे? राज्यसभा में। राज्यसभा ने उसको पास कर दिया। जैसे ही उस महिला आरक्षण प्रस्ताव को राज्यसभा ने पास किया, अब उसका नाम महिला आरक्षण प्रस्ताव से महिला आरक्षण विधेयक हो गया। यानी पहले क्या था?
वो प्रपोजल था, प्रपोजल के बाद क्या बन गया, बिल बन गया। अब आप जरा सोचें, क्योंकि इसको केवल राज्यसभा ने पास किया लेकिन ये लोकसभा में पास नहीं करा मिला, तो हुआ क्या कि ये जो बिल था यहीं पे रुक गया, पोस्टपोन्ड हो गया। अगर मान ले थोड़ी देर के लिए अगर इसको दोनों सदन पास कर दिए होते, तब इसको कहां पे भेजा जाता, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जैसे उसके ऊपर साइन करता, तब हम उसको क्या कहते कि महिला आरक्षण अधिनियम है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रस्ताव विधेयक बनेगा और विधेयक अधिनियम बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सदन में ये जो प्रक्रिया है, इसी को विधि निर्माण की प्रक्रिया कहा जाता है, यानी प्रोसीजर ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अब हम आपसे चर्चा क्या कर रहे थे, हमारा चर्चा का विषय आपसे ये था कि जब हम कभी भी स्पीकर की बात करते हैं तो स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो देखें मित्रों, स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि जब सदन में कभी विधेयक लाए जाते हैं, बिल लाए जाते हैं, तो वो बिल कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप कहते हैं साधारण विधेयक, यानी सिंपल कोई बिल लाया गया है। फिर आप क्या कहते हैं, वो धन विधेयक है, यानी वो मनी बिल है। फिर आप कहते हैं वित्त विधेयक है, यानी फाइनेंस बिल है। आप फिर ये कहते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। इसका मतलब वो बिल कई तरीके के होते हैं। इन सारे बिलों में से कुछ बिल ऐसे हैं, खास करके जो धन विधेयक होता है, यानी जो मनी बिल होता है, ये मित्रों इनके ऊपर उच्च सदन को यानी अपर हाउस को कोई खास अधिकार प्राप्त नहीं होता, वो केवल निम्न सदन यानी लोअर हाउस को मिला हुआ होता है। तो पहली बात ध्यान में रखें कि स्पीकर का दबदबा किस लिए होता है। वो इसलिए है कि अगर मान ले सदन में कोई विधेयक लाया गया है, तो वो विधेयक यानी वो बिल धन विधेयक है या नहीं, यानी वो मनी बिल है या नहीं, इस पे पहला और अंतिम निर्णय स्पीकर देता है। आप जरा सोचिए, स्पीकर का ही निर्णय था, इसीलिए जिस हम आधार की बात करते हैं, उस आधार को भी मनी बिल बता के इसको सदन में पेश कर दिया गया और इसके ऊपर लेजिस्लेशन कर दिया गया। ये पहला कारण है। देखें, लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। जो बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं, उसमें से कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सदन के अंदर स्पीकर को बादशाहत प्रदान करती हैं, या यूं कह लें उसको बादशाह बना देती हैं। उसमें से एक उसकी शक्ति क्या है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पे पहला और अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर लेगा। और उस निर्णय को मित्रों ये ध्यान में रखें कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती। अब आपको एक इसका दूसरा उदाहरण देते हैं। आप कई बार पढ़ते हैं संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग। तो पहली बात यह है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है। आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है। तो मित्रों इतना ध्यान में रखें कि संयुक्त अधिवेशन धन विधेयकों के मामले में या संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में ऐसे मामलों में नहीं बुलाए जाते। जैसे अगर मान ले कोई विधेयक साधारण विधेयक है और वो विधेयक एक सदन पास कर दे रहा है, लेकिन वो दूसरे सदन में पास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी विशेष स्थिति में स्पीकर को एक मौका दिया गया है कि अगर मान लीजिए जिस विधेयक को एक सदन पास कर दे रहा है और दूसरा सदन पास नहीं कर रहा है, वो अगर वो साधारण विधेयक है और उस विधेयक को पास कराना बेहद जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में यह किया जाता है कि जो दोनों सदन है यानी जो लोकसभा और राज्यसभा है, इनकी जो कार्यवाही अलग अलग सदनों में होती है, इन दोनों सदस्यों को एक जगह बुलाया जाता है, यानी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बुलाया जाता है। एक साथ इनके ऊपर चर्चा की जाती है और मतदान करा के इसको पास कर दिया जाता है। बात कुल मिला के ये है कि संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने का काम तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन जब भी इसकी अध्यक्षता की बात आती है, चेयरमैनशिप की बात आती है, तो अध्यक्षता हमेशा स्पीकर ही करता है। तीसरी बात ध्यान में रखें कि यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तीसरी चीज यह है कि जो स्पीकर होगा, जो लोकसभा अध्यक्ष या जो विधानसभा अध्यक्ष होगा, आप ये जानते हो कि जब सदन की कार्यवाही चलती है, सदन यानी हाउस, जब सदन की कार्यवाही चलती है या बैठक बुलाई जाती है, तो उसमें एक चीज ये ध्यान में रखा जाता है कि अगर सदन की कार्यवाही चल रही हो तो सदन की जितनी सदस्य संख्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या यानी जितने भी मेंबर हैं, उस कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोगों का सदन में मौजूद होना जरूरी है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कोरम कहते हैं और हिंदी में इसी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप कहते हैं गणपूर्ति। अब इसका मतलब क्या होता है जरा जाने।
आप जरा सोचें कि अगर मान लें सदन की कार्यवाही चलाई गई, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि लोकसभा की बैठक बुलाई गई, तो लोकसभा में अभी आपको बताया गया कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो 543 है। इसका मतलब इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 54.3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान ले लोकसभा में उस खास दिन 54 से कम लोग आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन बैठक नहीं होगी। और ये निर्णय लेगा कौन? लोकसभा अध्यक्ष लेगा, स्पीकर लेगा। इसी को कहा जाता है कि सदन की कार्यवाही के लिए सदन में कितने सदस्यों का होना जरूरी है। तो आप क्या बताते हैं कि गणपूर्ति या कोरम पूरा होना जरूरी है। और कोरम का मतलब क्या होता है कि सदन की कुल संख्या का 1/10 लोगों का होना जरूरी है। जैसे लोकसभा में 543 लोग हैं तो कम से कम 54 सदस्य हों। अगर इससे कम सदस्य होंगे तो कार्यवाही रोक दी जाएगी, स्थगित कर दी जाएगी, उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मान लें अपने यहाँ जैसे लोकसभा राज्यसभा है, तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वो प्रेजेंट टाइम में 545 है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान ले राज्यसभा की कार्यवाही बुलाई जा रही है कि राज्यसभा में बैठक शुरू की जाए, तो इसका अगर आप 1/10 निकालेंगे, सॉरी ये 545 नहीं, ये 245 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 245। अगर मान लें इनकी कार्यवाही की जा रही है तो इसका मतलब ये संख्या आएगी आपकी 24.5। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा में कोई कार्यवाही तब शुरू होगी जब वहां पे न्यूनतम 25 लोग होंगे। ये 25 लोग क्या है? इसी को आप कोरम या इसी को आप गणपूर्ति कहते हैं। अब मतलब क्या हुआ कि अगर लोकसभा में कोई कार्यवाही होगी या नहीं होगी, कोरम पूरा है या नहीं है, यहां पे कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी, ये बात भी लोकसभा अध्यक्ष ही तय करेगा, यानी स्पीकर तय करेगा। 3 बात हुई। चौथी बात पे आपसे चर्चा करते हैं। मित्रों, भारतीय राजनीति में दल बदल की एक बहुत पुरानी समस्या रही है, यानी एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाना। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या भारतीय राजनीति में जमाने से रही है। इतना आपको फैक्ट के तौर पे इतना बताते चलें कि भारत में दल बदल की समस्या को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था पहली बार, वो 1979 में बनाया गया था। और ये कानून बना था जम्मू कश्मीर में। यानी दल बदल को रोकने के लिए जो पहली बार जिस राज्य में कानून पास किया गया था वो जम्मू कश्मीर है। और ये आज की बात नहीं है, ये 1979 की बात है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर एक राज्य है, तो दल बदल को रोकने के लिए जो पहली बार जो प्रयास किया था राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे, वो हमने आपको बताया जम्मू कश्मीर है। लेकिन इसी दल बदल की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर यानी नेशनल लेवल पर रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था वो राजीव गांधी जी के दौर में बनाया गया था, राजीव जी के दौर में। और राजीव गांधी जी 1984 से लेके और 1989 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। आप ये जानते हैं कि संविधान में 1985 में एक संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये कानून जब बनाया गया, संविधान में संशोधन कर दिया गया, तो उसी दरमियान ये किया गया कि संविधान में एक अनुसूची यानी एक शेड्यूल जोड़ा गया, जिसको हम लोग कहते हैं 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाता है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संशोधन के द्वारा? तो आपका जवाब होना चाहिए वो 52वां संशोधन है। अगर आपसे साल पूछा जा रहा है तो आपका जवाब होना चाहिए वो 1985 है। अगर आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि भारत में उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो आपका तुरंत जवाब होना चाहिए उस समय राजीव गांधी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ये जो दल बदल कानून बनाया गया है, इस दल बदल कानून में एक व्यवस्था डाली गई है मित्रों कि दल बदल के ऊपर सदन के अंदर निर्णय लेने का अधिकार किसको होता है। तो मित्रों एक चीज ध्यान में रखें कि कोई भी किसी भी व्यक्ति, जैसे सदन का कोई सदस्य है, अगर वो अयोग्य है तो उसकी योग्यता और अयोग्यता पर पहला और अंतिम निर्णय किसके? जो सदन का सदस्य है, सदन का सदस्य। तो सदन का सदस्य कौन होगा? वो या तो एमएलए होगा यानी विधायक होगा, या तो एमएलसी होगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी वो चाहे विधानसभा का सदस्य हो चाहे विधान परिषद का सदस्य हो, या अगर मान ले पार्लियामेंट की बात हो रही है तो चाहे वो लोकसभा का सदस्य होगा चाहे फिर राज्यसभा का सदस्य होगा।
अब आपसे दल बदल का नियम क्या कहता है, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है कि सदन में अगर कोई सदस्य है और उसकी अयोग्यता पर निर्णय लेना है, कि उसने ऐसा काम किया है कि उसके सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाए, तो मित्रों ये ध्यान में रखें, ये निर्णय केवल और केवल सदन के अंदर केवल स्पीकर लेता है और इसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हुआ ये कि जब भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जहां पे ये लगने लगा कि जो स्पीकर निर्णय ले रहा है, जो डिसीजन ले रहा है अयोग्यता के मामले में, वो काफी मनमानी पूर्ण है, बहुत ही अव्यवहारिक है, तब 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि अगर मान ले सदन में किसी सदस्य की योग्यता और अयोग्यता के ऊपर निर्णय लेना है और वहां पर स्पीकर का निर्णय अगर बहुत ही मनमानी पूर्ण और अनुचित है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो ऐसी स्थिति में हम उसके निर्णय स्पीकर के निर्णय पर सुनवाई करेंगे। मतलब क्या हुआ कि दल बदल निरोधक अधिनियम जो पास किया गया है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया है, उसमें एक व्यवस्था दी गई है कि सदन के अंदर जो लोग मौजूद रहते हैं वहां पर किसी भी सदस्य के योग्यता और अयोग्यता पर निर्णय, या यूं कह लें अयोग्यता पर निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो स्पीकर के पास होता है। एक बात लास्ट में एक चीज और समझें कि स्पीकर की बादशाहत क्या होती है मित्रों, तो एक चीज ध्यान रखें कि आप इसको जानते हैं कि जो हमारे यहाँ सदन बनाए गए हैं, जितने भी हाउस बनाए गए हैं, वो चाहे लोकसभा हो या यूं कह लें वो चाहे उच्च सदन यानी अपर हाउस हो और चाहे वो निम्न सदन यानी लोअर हाउस रहा हो, वहां पे एक चीज होती है कि सदन के मामले में हम दो शब्द पढ़ते हैं। एक आप कहते हैं सत्र को आहूत करना, आहूत मतलब बुलाना, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कॉल ऑफ सेशन। और एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं सत्रावसान करना, यानी एंड ऑफ सेशन। सत्रावसान करना, इसका मतलब क्या हुआ, सत्र समाप्त करना और सत्र को समाप्त करना, तब बुलाना, सत्र को बुलाना, कॉल करना और सत्र को समाप्त करना। इतना ध्यान देते चलें कि जब सत्र की बात आती है मित्रों, तो आप इसको जानते हैं कि सत्र तीन तरीके के चलते हैं। एक आपका बजट सत्र चलता है, बजट सेशन, फिर आपका एक चलता है मानसून सेशन, और फिर आपका एक चलता है शीतकालीन सेशन, जिसको हम लोग विंटर सेशन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, ये बजट सेशन है, ये क्या है, ये मानसून सेशन है, ये क्या है, ये विंटर सेशन है। आसान भाषा में इसको रखने के लिए हम लोग क्या बताते हैं कि ये BMW है। अब जरा समझें, जब कभी भी सत्र को बुलाने की बात आती है या सत्र को समाप्त करने की बात आती है, यानी कॉल ऑफ सेशन एंड और एंड ऑफ सेशन, तो ये दोनों काम मित्रों राष्ट्रपति और राज्यपालों के पास होता है। ये दोनों पावर संविधान इन दोनों लोगों को दे रखा है। लेकिन इतना जरूर ध्यान देते चलें कि जब एक बार सत्र शुरू हो गया, सेशन शुरू हो गया, तो चाहे बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, विंटर सेशन हो, एक बार जब सत्र शुरू हो जाता है तो सत्र में कई बार बैठकें यानी मीटिंग बुलाई जाती है। इतना ध्यान देते चलें मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करना, यह राष्ट्रपति और राज्यपाल का काम होता है। लेकिन बैठक को बुलाना, बैठक को समाप्त करना, बैठक को स्थगित करना, यह काम सदन का जो पीठासीन अधिकारी होता है, यह शक्ति उसके पास होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो निम्न सदन की बात हो रही है तो यह लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के पास होगा। तो यहां यह बात स्पेशली ध्यान में रखें कि सत्र को बुलाना या सत्र को समाप्त करना, यानी कॉल ऑफ सेशन और एंड ऑफ सेशन, ये कौन करेगा, ये राष्ट्रपति करेगा, या अगर राज्य की बात हो रही है तो राज्यपाल करेगा। लेकिन हमने आपसे कहा कि एक ही सत्र में कई बैठक होती है, कई मीटिंग बुलाई जाती है, तो अगर वो मीटिंग की बात हो रही है तो बैठक को बुलाना, बैठक को स्थगित यानी पोस्टपोन करना, या बैठक को समाप्त करना, ये काम कौन करेगा, तो ये ध्यान रखिए, इसको राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं करते, ये काम सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस
और ये पीठासीन अधिकारी कौन है? ये लोकसभा में स्पीकर होता है, इस विधानसभा में स्पीकर होता है और अपर हाउस में चेयरपर्सन होता है। जैसे अगर मान ली राज्यसभा की बात हो रही है तो राज्यसभा का सभापति, और विधान परिषद की बात हो रही है तो विधान परिषद का सभापति, यानी चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब एक लाइन का कुल मिला के मतलब क्या हुआ कि हम आपसे केवल इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है, या यूं कह लें वो कौन सी शक्तियां होती हैं जो स्पीकर को सदन के अंदर बादशाहत प्रदान करती हैं। तो आपको उसके विषय में 3-4 पॉइंट बताया गया। एक, आपको ये बताया गया कि जो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पे पहला और आखिरी निर्णय स्पीकर लेगा। एक, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता स्पीकर करेगा। आपको आगे ये बताया गया कि अगर मान ली सदन के अंदर जो कोरम है, अगर मान ली कभी बैठक बुलाई गई और कोरम में सदस्यों की संख्या पूरी नहीं है तो उस बैठक को स्थगित करने का काम भी यही लोग करते हैं। एक चीज और ध्यान में रखें मित्रों, यहाँ पे जो स्पीकर के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति होती है उसको ये कहा जाता है कि सदन के अंदर इनको एक पावर मिली होती है जिसको कहा जाता है कास्टिंग वोट। आप इसको हिंदी में कहते हैं निर्णायक वोट। ये कास्टिंग वोट स्पीकर के पास होती है। अब इसका मतलब क्या होता है जरा जाने। आप जरा सोचें कि लोकसभा या विधानसभा में आप जरा सोचें कि कोई विधेयक लाया गया, विधेयक लाया जाएगा तो चर्चा के बाद उसके ऊपर मतदान कराया जाएगा, यानी जब उस पर मतदान होगा, वोटिंग की जाएगी, तो आप जरा सोचिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से 50-50% वोटिंग हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई विधेयक लाया गया, पता लगा 50% लोग, ये जितने लोग उस सदन में मौजूद हैं उस दिन, उसमें से आधे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ये कानून पास होना चाहिए, और आधे ही लोग ये कह रहे हैं कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, बराबर बराबर वोट पड़ गया। तब प्रश्न यहाँ पे ये है कि यहाँ पे निर्णय कैसे लिया जाएगा। तो जब ऐसा कभी कोई समाधान समस्या आ जाए कि किसी भी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर वोट पड़ जाता है तो वहां पर स्पीकर को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। स्पीकर जिसके पक्ष में वोट डाल देगा वही चीज मान लिया जाएगा। पक्ष में मान लिया जाएगा तो विधेयक पास, उसके अपोजिशन में डाल दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो प्रस्ताव या वो विधेयक पास नहीं होगा। इसी को हम लोग हिंदी में निर्णायक वोट कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कास्टिंग वोट कहा जाता है। तो निर्णायक वोट डालने का अधिकार भी स्पीकर के ही पास होता है। इतना आपको बताते चले मित्रों, आप लोग इसको जानते होंगे कि भारत में अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसमें से वाजपेयी जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लिए थे। जब वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, पीवी नरसिम्हा राव जी के समय की बात है, जब उनकी सरकार चली गई थी, तो आप जानते हो 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने। फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद वो 13 महीने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और जब 1999 में यानी 1999 में उनकी सरकार बनती है तो पूरे 5 साल तक के लिए सत्ता चला ले जाते हैं, यानी 1999 से लेकर 2004 तक। आपको मित्रों पता होगा, आप इसको बेहतर ढंग से जानते होंगे कि वाजपेयी जी को एक बार लोकसभा में एक ऐसी भी स्थिति का सामना करना पड़ा था जब वो केवल 1 वोट से उनकी सरकार हार गई थी। और वो वहां पे जो पूरा खेल हुआ था सदन के अंदर, वो इसी स्पीकर की देन थी। स्पीकर वाजपेयी जी से किसी बात को लेकर के उनके फेवर में नहीं रहे, केवल 1 वोट की बात आई, और आप ये जानते हैं कि बाद में वो वोट वाजपेयी जी के पक्ष में नहीं पड़ा और इनकी सरकार गिर जाती है। मतलब क्या हुआ, लोकसभा में के अंदर लोकसभा अध्यक्ष को जो यही शक्तियां मिली हुई हैं, जिन शक्तियों के ऊपर अभी आपसे हमने संक्षेप में जिक्र किया था, यही शक्तियां लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को यानी स्पीकर को बादशाह बना देती हैं। बाकी इसकी जो शक्तियां हैं लोकसभा अध्यक्ष की, बाकी शक्तियां बाकी रह गई, उनके ऊपर अगर जब कभी चर्चा करने की बात आएगी तो हम किसी नेक्स्ट सेशन में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके सारे सुझाव का स्वागत है। आप इसको देखिए, कमेंट करिए। हमसे जो कुछ बन पड़ेगा हम आपके लिए हमेशा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।